हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस चेजर। हम अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा है उसको हम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। 2 लेक्चर्स में हमने मिलकर अलैंगिक जनन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में हमने क्या देखा था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव अलैंगिक जनन कर सकता है। एक ही जीव जब जनन करने में सक्षम होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट ऐसा लैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, नर मादा, मेल और फीमेल, इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक नया प्रोजेनी, नई संतान उत्पन्न होगी। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है, तो जो लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन की तुलना में काफी जटिल होती है। उसमें कई प्रक्रियाएं होती है अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि कोई भी बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं थी, जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा। तो हाइड्रा में क्या होता है, कलिका निकली, बड निकला, धीरे धीरे वो अपने जनक से अलग हो गया और नया संतान, नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, पेनिसिलियम में कोनिडिया निकलती है। ऐसे भी कई संरचनाएं हमने देखी थी। आलू में आंख होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा जटिल संरचनाएं, जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में संरचनाएं जो होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं लैंगिक जनन की, वो थोड़ी जटिल होती हैं अलैंगिक जनन की तुलना में। ठीक है, तो लैंगिक जनन किन जीवों में होता है? बेसिकली ये हायर प्लांट्स में होता है, उच्च पादपों में। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो अलैंगिक जनन होता है वो उच्च पादपों में भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। उच्च पादपों में अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। बट जो लैंगिक जनन होता है जीवों में, वो बेसिकली लैंगिक जनन ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन उच्च पादपों में भी होता है और ज्यादातर जीवों में, एनिमल्स में होता है। ठीक है, कह सकते हैं हम एनिमल्स में। ठीक है, तो अब इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो लैंगिक जनन स्टार्ट होने के पहले क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं तो एक निश्चित एज होती है, एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ही कोई जीव लैंगिक जनन कर सकता है। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही कोई जीव क्या कर सकता है? लैंगिक जनन कर सकता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग समय अंतराल होता है, और जो समय अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। कैसे? किशोर अवस्था, प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, और पादपों में ऐसी समयांतराल को कायिक प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, पादपों में क्या कहते हैं? कायिक प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि जो संतान उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन से, वो बिल्कुल ही अपने जनक के पेरेंट्स के समान होती है। ठीक है, बट जिसके लिए हम क्लोन शब्द का उपयोग भी करते हैं, बट ऐसा लैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली, दोनों तरह से, ठीक है, जेनेटिकली भी हम कह सकते हैं, थोड़ी डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है, कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि इसकी आंख जो है उसके पापा से मिलती है, उसके नाक जो है उसकी मम्मी से मिलती है। मतलब काफी चीजें हम देख सकते बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि एकदम अपने पापा की तरह, एकदम अपनी मम्मी की तरह, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़े माता से, थोड़े पिता से जीन आएंगे और नया जीव उत्पन्न होगा तो उसमें दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे वंशानुगति में कि क्या होता है। ठीक है,
ओके, तो चलिए हम लैंगिक जनन से रिलेटिव कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव होती है, ठीक है, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव क्या कह सकते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। ठीक है, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव अपने जनक से अलग होती है। ठीक है, अलग होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव अपने जनक से अलग होते हैं। अलग किस तरह से होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव आकारकीय और आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट पहला आपको समझ में आ गया कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव होते हैं वो आकारकीय और आनुवांशिक रूप से अपने जनक से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब लैंगिक जनन हम उसी को कहेंगे जिसमें युग्मक निर्माण शामिल होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि युग्मक क्या होता है, तो एक अभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो लैंगिक जनन में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो लैंगिक जनन होती है वो अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया होती है। अब जटिल क्यों होती है, मैंने आपको बताया कि इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे युग्मक निर्माण होता है मेल और फीमेल में, फिर युग्मक का फ्यूजन होना होता है। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद फिर क्या फर्टिलाइजेशन होगा, प्रजनन होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर संतान का एक निश्चित समयांतराल में जो है विकास होगा। ठीक है, वो वृद्धि करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर जाके तब उन्हें नया संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है लैंगिक जनन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया होती है। ओके ओके, अब क्या करते हैं कि किसी भी जीव को लैंगिक जनन करने के लिए एक निश्चित समय की अवस्था को पार करना रहता है, एक निश्चित अवस्था की प्रावस्था को पार करना रहता है, परिपक्वता को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी जीव के लैंगिक जनन करने की लैंगिक जनन करने के लिए एक निश्चित अवस्था को पार करना होता है। ठीक है, अब इस अवस्था को पादपों में क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि पादपों में इस
प्रावस्था को कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, ठीक है, कायिक प्रावस्था, और जंतुओं में इस प्रावस्था को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था की प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जीव के लैंगिक जनन करने के लिए एक निश्चित अवस्था को पार करना होता है। पादपों में इस प्रावस्था को कायिक प्रावस्था और जंतुओं में इस प्रावस्था को किशोर अवस्था की प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था की प्रावस्था और पादपों में कायिक प्रावस्था कहते हैं, ठीक है, ठीक। और लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया होती है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाता हूं ब्लैक बोर्ड के सामने से, व्हाइट बोर्ड के सामने से, और आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब आप लैंगिक जनन के बारे में काफी चीजें जान गए हैं। तो अब आपने देखा कि एक निश्चित प्रावस्था के बाद ही कोई जीव जनन कर सकता है, ठीक है। अब ये जो किशोरावस्था थी, ठीक है, किशोरावस्था की प्रावस्था थी, कायिक प्रावस्था थी पादपों में, इस अवस्था के बाद आती है जनन की अवस्था, ठीक है। अब जनन की अवस्था में कोई भी जीव जनन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, किशोरावस्था में जो है युग्मक बन नहीं रहे होते हैं, ठीक है। जीवों में युग्मक बन नहीं रहे होते हैं, तो चाह कर भी जनन नहीं कर सकते। बट अब जनन की प्रावस्था अगर आ गई है, तो जनन की प्रावस्था में युग्मक का निर्माण शुरू हो गया होता है, ठीक है, और युग्मक के निर्माण के बाद में फिर आप जनन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी जीव को जनन करने के लिए मेल दोनों पार्टनर्स को पास आना होता है, और अलग अलग जीवों में अलग अलग पैटर्न्स नहीं होते हैं। हाँ, आपको फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स हैं, इन सब में आपको अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलेंगी, बट पैटर्न जो रहेगा सबका लैंगिक जनन करने का वो सेम रहेगा। सब में पहले युग्मक निर्माण होगा, उसके बाद में फिर युग्मक का ट्रांसफर होगा, युग्मक के ट्रांसफर होने के बाद में फिर युग्मकों का संलयन होगा, मिलान होगा, उसके बाद में फिर नए जीव का उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो पैटर्न लगभग सारे जीव सेम अपनाते हैं, ठीक है। अब जो जनन करने की समय होता है जनन करने का, अब देखिए जैसे बांस है, बांस में 50 से 100 वर्ष के बाद जो है एक बार फूल पुष्प जो है वो उत्पन्न होता है, पुष्प पैदा होते हैं, ठीक है। 50 से 100 वर्ष के पश्चात ही उसमें पुष्प का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। अब आप नीला कुरिंजी, कुंथियाना, ठीक है, तो कुंथियाना क्या कहते हैं इसे? कुंथियाना, नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी क्या कहते हैं इसे? नीला कुरिंजी कहते हैं, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंजियाना, बिलैंथस कुंजियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंजियाना इसका साइंटिफिक नेम है। ये क्या कहता है? 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न होता है, 12 वर्ष में। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? केरल में और कर्नाटक में आपको ये पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारे सैलानी देखने को आते हैं, विदेशों से आते हैं इसे देखने के लिए, क्योंकि उस समय हर पहाड़ पे चारों तरफ केवल नीला कुरिंजी ही देखने को मिलता है। नीले नीले कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। आपको भी जगह देखना होगा तो आप जरूर जाइएगा देखने नीला कुरिंजी, ठीक है। तो लैंगिक जनन के बारे में आज हमने बहुत सारी चीजों को देखा, तो आज हम यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है, और आगे हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, और ठीक है,
सभी लोग देखिए और समझिए, और जो ना समझ में आया वो मैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।